नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास की दुनिया पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 1 भौगोलिक खोजे के दूसरे भाग का, जिसमें आज हम लोग इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, यह है आपका अध्याय 1 भौगोलिक खोजे, और पिछले भाग के वीडियो में हम लोग इसके सभी तथ्यों को अच्छे से समझ चुके थे। इस भाग के वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला जो प्रश्न है वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन को आपको सही करना है। देखिए, आपसे अनुरोध है कि अभ्यास प्रश्नों का आप खुद से हल करने का प्रयास करें। आप किताब में खुद से इसका उत्तर ढूंढें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आपसे नहीं मिले, आपको दिक्कत हो, तब आगे आप वीडियो का सहारा लें। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो यह पुर्तगाल का यात्री था, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं पीछे। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? तो यह अरबों से सीखा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो देखिए, केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोमियो डियाज ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष की गई? तो अमेरिका का खोज 1492 में ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? तो देखिए, कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इस पर तुर्कों ने अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो मैगलेन ने पूरे विश्व को लांघ दिया था अपने नाव से, ठीक है। तो यह था वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इन सभी को आपने हल कर लिया। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए कथनों में से जो सही है उसके सामने सही लगाना है, जो गलत है उसके सामने आपको गलत लगाना है, ठीक। तो देखिए, पहला है कथन कि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। गलत है ना। भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन नहीं कहा जाता है। दूसरा है, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। सही बात है। उत्तम आशा अंतरिक्ष पर जब पहुंच गया बार्थोलोमियो डियाज, तो फिर उसी के रास्ते से होकर वास्को डी गामा क्या हुआ, हमारे भारत देश में आया। अगला कथन है, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। यह गलत कथन है, ठीक है, क्योंकि भारत अटलांटिक महासागर के आसपास है ही नहीं, ठीक। भारत हिंद महासागर के आसपास है, ठीक, अरब सागर के आसपास है और बंगाल की खाड़ी के आसपास है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा नंबर जो कथन है वह है, मार्को पोलो ने भारत की खोज की थी। तो यह गलत है। भारत बहुत पहले से था, ठीक है। भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने किया था। अगला प्रश्न है, कथन है, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। सही बात है, ठीक है। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। यह जो कथन है यह सही है, क्योंकि यह जो लिस्बन है यह पुर्तगाल का राजधानी है, ठीक। और पहले ये पुर्तगाल, स्पेन, यह जो सब देश था, जिस जिस देश को अपना उपनिवेश बनाया था, वहाँ से लोगों को पकड़ के लाता था और अपने देश के बाज़ार में उसको बेचता था, ठीक। अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। सही बात है। पहले तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दिया था, लेकिन उसको पता नहीं था कि हम अमेरिका की खोज किए हैं। बाद में अमेरिगो वेस्पुच्ची गया तो उस नई दुनिया यानी अमेरिका को अच्छे से खोजा, ठीक, और इसी के नाम पर उसका नाम अमेरिका पड़ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। आपको निम्न प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है, ठीक है। पहला प्रश्न है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो भारत आने में अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की मदद की थी, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? तो न्यू फाउंडलैंड का पता सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने लगाया था, ठीक। अगला प्रश्न है 3 नंबर, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? तो उस जहाज को कैरावल कहा जाता था, ठीक है। 4 नंबर है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु वही है उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप, ठीक है। 5वां प्रश्न है, 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो देखिए, 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जो धर्म युद्ध हुआ था वह जेरूसलेम के अधिकार के मुद्दे पर हुआ था, ठीक है। ईसाई चाहता था कि जेरूसलेम मेरे हिस्से में आए, मुसलमान चाहता था मेरे हिस्से में आए, ठीक है। और लास्ट में
अरबों का विजय हुआ। ठीक। 6 नंबर है 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तो तुर्कों ने जमाया आधिपत्य। ठीक। 7वां है पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो देखिए पुर्तगाल और स्पेन जो है यह भूमध्य सागर के आसपास अवस्थित है। ठीक है, भूमध्य सागर को मेडिटेरेनियन से भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका यह प्रश्न का श्रृंखला खत्म हुआ। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, 4 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग निम्न कारणों से कहा जाता है। पहला है, इस काल में यूरोपियों का व्यापार गतिशील नहीं था और इनका धर्म का स्वरूप भी उदार एवं मानवीय नहीं था। ठीक, दूसरे बिंदु में लिखेंगे कि इनका भौगोलिक ज्ञान सीमित था तथा अंधविश्वास से युक्त था। ठीक, अगले बिंदु में लिखेंगे कि जेरूसलेम और कुस्तुनतुनिया जैसे व्यापारिक शहरें इनके हाथ से निकला जा रहा था। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? ठीक है, तो देखिए भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का योगदान निम्न था। देखिए कंपास से बीच समुद्र में दिशा का पता लगाया जा सकता था। ठीक, दूरबीन से दूर दूर तक देख सकते थे। एस्ट्रोलोब से वे बीच समुद्र में अक्षांश का पता लगा सकते थे। ठीक, उसके बाद कैरावल जहाज हल्के और तेज चलने वाले जहाज थे जिनसे वे समुद्र में दूर दूर तक का सफ़र कर सकते थे। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है 3 नंबर, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? ठीक है, तो देखिए इसके उत्तर में भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले, तो इसके उत्तर में आपके किताब में ही है। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। ठीक, व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। यहाँ तक आप लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? ठीक है, तो इस 4 नंबर प्रश्न का भी उत्तर आपके किताब में ही है। तो देखिए इसका उत्तर में आप यहाँ से लिख सकते हैं, भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं इसके उत्तर में। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर प्रश्न कि भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं कि भौगोलिक खोजों से पहले विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जहां लोग रहते थे परंतु शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ क्षेत्र। यूरोपीय नाविकों द्वारा भौगोलिक खोजों के कारण पहली बार विश्व के सभी देश एक दूसरे के संपर्क में आए तथा एक नया विश्व का मानचित्र सामने आया। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, यह था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले भाग पर। अगला है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा में लिखना है इसका आंसर। आप कोशिश करें आप खुद से इसका उत्तर बुक में ढूंढने का, खुद से उत्तर देने का। ठीक है, मेरा सिर्फ आप हेल्प लें, ऐसा नहीं हो कि आप सीधे सीधे आप मेरा लिखा हुआ आप उतार लें अपने कॉपी में। ठीक, पहला प्रश्न है भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है? इसने किस प्रकार विश्व की दूरियाँ घटाई? ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि प्राचीन काल से ही विश्व में बहुत ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ हिस्से। परंतु मध्यकाल के अंत में अर्थात 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप के नाविकों ने अपने देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए समुद्री रास्तों के द्वारा भिन्न भिन्न देशों में पहुँचने का रास्ता खोजा। इससे विश्व के सभी देश एक दूसरे के संपर्क में आ गए। इतिहास में इसी घटना को भौगोलिक खोज का नाम दिया गया। ठीक, भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक वृहत भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए तथा विश्व की दूरियां घट गई।
विश्व के विभिन्न देशों के विभिन्न सभ्यताओं का एक दूसरे के संपर्क संपर्क हुआ। ठीक, इसी के साथ सभ्यता, संस्कृति, धर्म, साहित्य, व्यापार इत्यादि का आदान प्रदान भी हुआ। तो इतना आप लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न आपका, भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। यानी भौगोलिक खोज का जो कारण है उसका आपको व्याख्या करना है। ठीक है, इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि यूरोपियनों द्वारा भौगोलिक खोजों के मुख्य रूप से 2 कारण थे। ठीक है, पहला था 11वीं 12वीं शताब्दी में जेरूसलेम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति यानी अरबों से पराजित हो गए। इससे यूरोपियनों का अभिमान टूट गया और एशिया से व्यापार करना मुश्किल हो गया। और दूसरा यह है कि 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार जो था वह कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था, परंतु 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। इससे यूरोपीय व्यापारियों का एशिया से व्यापार करने का मार्ग कट गया। ठीक, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक था। ठीक, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर, नए अन्वेषित भूभाग को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें और यह बताइए कि भौगोलिक खोजों से पूर्व आप यदि यूरोप में होते तो भारत से किस प्रकार व्यापार करते। ठीक है, तो देखिए यह है विश्व का मानचित्र और इस मानचित्र में यह भी दर्शाया है कि किस तरह से यूरोप के कुछ नाविकों ने क्या किया, देश के विश्व के अनेक अन्य देशों को खोजा, अन्य देशों के समुद्री मार्ग को खोजा। ठीक है, तो आप एक विश्व का मानचित्र अपने हाथों से बना सकते हैं इस तरह से, या फिर बाज़ार में भी ब्लैंक मैप बिकता है विश्व का। ठीक है, उस पर आप इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक, देखिए इसी में एक और लाइन आगे पूछ रहा है आपके प्रश्न में कि यह बतावे कि भौगोलिक खोज से पूर्व आप यदि आप यूरोप में होते तो भारत से किस प्रकार व्यापार करते। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि अगर आप भौगोलिक खोज से पहले यूरोप में होते तो जैसे हो रहा था व्यापार वैसे ही करते। ठीक है, आप क्या करते तो आप व्यापार वही कुस्तुनतुनिया जेरूसलेम के रास्ते से होते हुए, ठीक है, आप एशिया आते, हमारे देश तक आते। तो बीच में जो देश का नाम है उस देश को आप अपने मैप में खोज कर लिख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। 4 नंबर, अंधकार युग से क्या समझते हैं। अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार मदद की। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि 15वीं शताब्दी के पुनर्जागरण से पहले का इतिहास यदि हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वह युग अल्प ज्ञान तथा धार्मिक अंधविश्वास से भरा पड़ा था। उसी युग को हम लोग अंधकार का युग कहते हैं। उस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और ना ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्रिक व्यापार भी सीमित था। भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। विश्व के लोगों का पुनर्जागरण हुआ, विचारों में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं मिली। धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। विभिन्न सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का एक दूसरे देशों में आदान प्रदान हुआ। ठीक, तो आप इतना लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर, भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करें। इसने विश्व पर क्या प्रभाव डाला। तो देखिए भौगोलिक खोज का जो परिणाम था वो निम्न था। ठीक है, निम्न थे। आप लिखेंगे इसमें पहले बिंदुवार लिखेंगे आप इसमें। ठीक, पहले बिंदु में लिखेंगे कि नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। दूसरे बिंदु में लिखेंगे कि भौगोलिक खोजों के बाद यूरोपियनों ने अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ क्षेत्रों में औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास किया। तीसरे बिंदु में लिखेंगे कि नए नए भौगोलिक खोजों के बाद यूरोपीय देशों ने अपने सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। ठीक, कहाँ किया तो अफ्रीका, एशिया, अमेरिका महादेश में किया। ठीक, अगले बिंदु में लिखेंगे कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप दास व्यापार का भी विकास हुआ, जिसमें यूरोपीय देश के लोग अपने औपनिवेशिक देश के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचने लगे। ठीक, अगले बिंदु में लिखेंगे कि भौगोलिक खोजों से भिन्न प्रकार की नवीन फसलों का एक दूसरे देशों में क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। ठीक, और अगले बिंदु में लिखेंगे कि भौगोलिक खोजों ने बहुत सारे भ्रांतियों का अंत किया एवं लोगों के भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। ठीक, अगला जो प्रश्न है इसी प्रश्न में जुड़ा हुआ है कि इसने विश्व पर क्या प्रभाव डाला। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि भौगोलिक इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई, विचारों में परिवर्तन लाए तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं मिली। धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगा। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषणों तथा नवीन मार्गों के खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। ठीक है,
तो यहाँ पे यह प्रश्न भी आपने हल कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल कर लिया। ठीक है, दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय एक वाक्य वाला प्रश्न, सही गलत और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से हल कर लिया। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, आपसे फिर से हम अनुरोध करेंगे कि प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुद से हल करने का प्रयास करें। किताब में ढूंढें, जैसे हो गूगल में ढूंढें, खुद से आप उसको हल करने का प्रयास करें। ठीक, और मेरा भी हेल्प ले, नहीं समझ में आए तो। ठीक, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें तो कुछ था नहीं, सिर्फ प्रश्नोत्तर था। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ कहना चाहते हो तो, कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।